सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। सभी को नमस्कार। वर्कशीट शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना आपके साथ शेयर करनी है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि कई बार उनकी नोटिफिकेशन मेरे पास खुद ही नहीं आती। इसलिए मुझे लगता है कि आपको पता ही नहीं चल पाता कि मैंने कोई नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार लवनीश सर की क्लास चैनल पर जाएं और एक बार ये देख लें कि क्या आपने बेल आइकन को सही ढंग से दबाया है या नहीं। अगर सही ढंग से दबाया है तो उसकी नोटिफिकेशंस को ऑल यानी ALL पर कर लें। उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशंस आनी शुरू हो जाएंगी। अगर फिर भी नहीं आती तो आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप 1 घंटे या 2 घंटे में एक बार हमारे इस चैनल को ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि हम हर 1-2 घंटे में अपनी लेटेस्ट वीडियो अपडेट इस चैनल पर करते रहते हैं। आप अगर देखेंगे तो आपको उन वीडियोस से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 38, जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से, जिसकी पाठ्यपुस्तक का नाम है समकालीन भारत पार्ट 2। और इसमें हम जिस पाठ को समझने का प्रयास कर रहे हैं वह है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। आपकी पाठ्यपुस्तक का पाठ नंबर 7। पिछली वर्कशीट में भी हमने इसी पाठ के एक भाग सड़क परिवहन को समझा था, उसकी महत्ता को समझा था और ये जाना था कि सड़क परिवहन हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा किस प्रकार है। आज हम एक और जीवन रेखा, अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक और जीवन रेखा को पढ़ेंगे। परिवहन का ही दूसरा भाग सड़क परिवहन के साथ साथ रेल परिवहन भी है। ये रेल परिवहन भी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। सोचिए, अगर एक दिन भारतीय रेल ने काम करना बंद कर दिया तो कितना नुकसान होता है। ना केवल आने जाने वाले यात्रियों को नुकसान होता है, बल्कि कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में इसका बहुत बड़ा नुकसान हमें देखने को मिलता है। तो चलिए इसकी महत्ता, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आज हम इस वर्कशीट में जानने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं मेरे साथ और वर्कशीट को जानने की कोशिश करते हैं। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है। तो देखिए, हमने ये पढ़ा कि परिवहन जो है, भारतीय रेल परिवहन, वो वस्तु और यात्रियों के इधर उधर जाने में, आवागमन में एक प्रमुख साधन है। और रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। यानी जब हमें कोई व्यापार से संबंधित कोई कार्य करना होता है तब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर कहीं हम घूमने जाते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, या फिर लंबी दूरी तक अगर हमें सामान को कहीं भेजना है और बड़े सामान को भेजना है, तो इससे बेहतर साधन हमें कोई नहीं मिल पाता। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। तो देखिए, इसको चले हुए 150 वर्ष से भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और तब से लेकर ये आज तक एक परिवहन का साधन के तौर पे तो काम कर ही रही है, बल्कि एक समन्वयक के रूप में काम कर रही है। समन्वयक का मतलब होता है विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का काम। ना केवल क्षेत्रों को जोड़ती है, लोगों की संस्कृतियों को भी आपस में जोड़ती है। देखिए ना कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में कैसे पता चलेगा? जब हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ की चीज़ों को जानेंगे। इसी तरह से जो पश्चिमी भारत है, उसे पूर्वी भारत या उत्तर पूर्वी भारत के बारे में कैसे पता चलेगा? ये भी हमें रेल परिवहन इस चीज़ को, इन संस्कृतियों को जोड़ने का काम करता है और तभी हमें पता चल पाता है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था,
उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए भी उत्तरदायी है। तो देखिए, ना केवल ये एक परिवहन का साधन है, बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र, उसके तीव्र गति से विकास करने के लिए भी ये उत्तरदायी है। यानी इसकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हम में से बहुत से लोगों को पता तो है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, या बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं है। आपको पता है, जिस ट्रैक पर, जिस पटरी पर ये रेलगाड़ी चलती है, उसके भी अलग अलग साइज़ होते हैं और उनको हम कहते हैं गेज, यानी पटरी के बीच की दूरी। तो ये 3 प्रकार की होती है। यानी ये जो ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रकार को हम कहते हैं बड़ी लाइन, और इंग्लिश में इसे कहते हैं ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज यानी वो पटरियों की जो बीच की दूरी होती है वो होती है 1.676 मीटर। समझ में आया? फिर एक और प्रकार है जिसको हम कहते हैं मीटर लाइन, यानी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मीटर गेज। यानी दोनों पटरियों की जो बीच की दूरी है, पटरियों की जो बीच की दूरी होती है ट्रैक की, वो 1 मीटर होती है। और फिर जो तीसरा प्रकार है वो है छोटी लाइन, जिसे हम नैरो गेज भी कहते हैं। तो उसकी जो बीच की दूरी होती है वो 0.762 या फिर 0.610 मीटर्स होती है। इसका मतलब 1 मीटर से भी कम। और ये जो छोटी लाइनें होती हैं, ज़्यादातर जो टॉय ट्रेन अगर आपने सुना हो शिमला में, या फिर वहाँ जाते हैं हम सिक्किम में, दार्जिलिंग में जाते हैं, तो वहाँ पर ये चलती हैं। तो देखा आपने, अभी आपको समझ में आया ना कि ये जो रेल की पटरी है, इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि बड़ी लाइन का रूट कितने किलोमीटर है और किस तरीके से कुल मार्ग कितने किलोमीटर है। तो इस तालिका पर भी हम ध्यान दे सकते हैं। तो सिर्फ इतना सा ही था हमारा आज की वर्कशीट का टॉपिक। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय रेल किस प्रकार देश में समन्वयक की भूमिका निभाती है। अभी अभी हमने ये डिस्कस भी किया है। तो भारतीय रेल 150 वर्ष से भी अधिक से एक समन्वयक के रूप में कार्य कर रही है। कैसे कैसे कर रही है उसके पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, अपना हर उत्तर आपको पॉइंट्स में लिखना है। इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और आपको समझ भी जल्दी आता है। पहला है, रेल परिवहन मध्यम दूरी और लंबी दूरी के लिए सबसे सुविधाजनक साधन है और इसे देश के अधिकांश हिस्सों से जोड़ा भी गया है। दूसरा है, इसकी सहायता से देश के भीतरी हिस्सों के संसाधनों के प्रयोग में भी सहायता मिलती है। यानी वो हिस्से जहाँ पर हम नहीं पहुँच पाते तो वो रेल से जुड़े हुए हैं ताकि हम उसके संसाधन प्रयोग में ला सकें। फिर तीसरा है कि यह हमारे देश और हमारी अर्थव्यवस्था को जोड़ने का कार्य करती है। फिर चौथा, वस्तुओं के परिवहन और क्षेत्रों को जोड़ने के द्वारा ये क्षेत्रीय असमानताओं को भी कम करने में मदद करती है, यानी हम उनकी संस्कृति जान पाते हैं। और फिर पांचवा पॉइंट है कि यह हमारी अर्थव्यवस्था के औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करती है। और लास्ट पॉइंट है कि रेलवे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे व्यवसाय, भ्रमण, तीर्थ यात्रा के साथ साथ लंबी दूरी तक वस्तुओं के परिवहन जैसी गतिविधियों के संचालन को भी संभव बनाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 बड़ा ही रोचक है। रेल यात्रा से जुड़े अपने किसी अनुभव के बारे में लिखिए, और अगर अभी तक आपने रेल में यात्रा नहीं की है तो फिर परिवार के किसी सदस्य के रेल यात्रा के बारे में उनके अनुभव को लिखिए। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपने किया तो आप अपना अनुभव यहाँ पर लिख सकते हैं। जो मेरा अनुभव है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। रेल यात्रा से जुड़ा मेरा अनुभव अच्छा भी है और बुरा भी। इसलिए है क्योंकि पिछली बार जब हम अमृतसर गए तो हम स्वर्ण शताब्दी ट्रेन से गए थे। यह ट्रेन बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही आरामदायक थी। सबके लिए केवल बैठने की ही सीटें होती हैं इसमें। 6 घंटे का सफ़र था और यह सफ़र किस प्रकार बीत गया हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि इसमें सारी सुविधाएं थीं। लेकिन बुरा अनुभव इस प्रकार है कि हम जब वैष्णो देवी से वापस आ रहे थे एक बार, तब हमें एक दक्षिण भारतीय ट्रेन की टिकट मिली। वो ट्रेन भी बहुत लंबी थी और उसमें हम 3rd AC से वापस आए थे। ट्रेन में साफ़ सफाई के नाम पर कुछ खास नहीं था। वहाँ हमें जो कंबल भी दिए गए वह भी अच्छे नहीं थे, इसलिए यह अनुभव मेरा अच्छा नहीं था। फिर तीसरा प्रश्न है कि रेलवे
किस प्रकार उद्योग और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देती है। तो रेलवे कृषि और उद्योगों के विकास को गति प्रदान करती है या करता है, तथा साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को देश के साथ जोड़ने का कार्य भी करता है। और यह सब रेलवे के विभिन्न लाभों की वजह से है, जो इस प्रकार हैं। पहला लाभ जो है वो है कि रेलवे विविध प्रकार की गतिविधियों जैसे तीर्थ यात्रा, पर्यटन यात्रा और आवागमन आदि गतिविधियों का संचालन करता है। दूसरा, यह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कच्चे माल को उद्योगों तक तथा विनिर्मित माल को बाज़ारों तक पहुंचाने में मदद करता है। फिर तीसरा पॉइंट है कि इस प्रकार यह बाज़ारों को उद्योगों ये जो है क्या करता है, ये बाज़ारों को उद्योगों को के साथ जोड़ता है और फिर उन्हें विकसित करने में भी बहुत अच्छी प्रकार से सहायता करता है। फिर जो चौथा पॉइंट है वो है कि रेलवे के क्षेत्र में विकास लोहा और इस्पात उद्योग के विकास में भी मदद करता है, क्योंकि रेलवे कोच और रेलवे ट्रैक तो दोनों को ही बनाने में लोहे का प्रयोग होता है। और पांचवा पॉइंट है कि इसके अलावा ये फसलों, डेयरी और उसके उत्पादों, सब्जियों, फलों, फूलों और कृषि से जुड़े विभिन्न उत्पादों को बाज़ारों तक पहुंचाने में बहुत सहायता करता है। तो इसके द्वारा किसान भी एक अच्छा लाभ कमा पाते हैं। तो इस तरीके से रेलवे कृषि और उद्योगों के विकास को गति प्रदान करता है। फिर चौथा प्रश्न है, देखिए वो आपकी जानकारी पर आधारित है कि जैसे भारतीय रेल से संबंधित कुछ नई घटनाओं का जिक्र कीजिए। उसमें बुलेट ट्रेन, रेलवे का निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन और रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क। तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे बुलेट ट्रेन, पहला है बुलेट ट्रेन। मुंबई स्पीड रेल कॉरिडोर पश्चिमी भारत में मुंबई अहमदाबाद हाई, महाराष्ट्र और अहमदाबाद गुजरात के शहरों को जोड़ने वाली प्रस्तावित उच्च गति रेल लाइन है और यह भारत की पहली उच्च गति वाली रेल लाइन होगी। फिर जो दूसरा टॉपिक है वो है रेलवे का निजीकरण। तो जो रेल मंत्रालय है यानी रेल मिनिस्ट्री ने 109 रूट्स पर यात्री ट्रेनें चलाने के लिए प्राइवेट पार्टीज़ को इनविटेशन दिया है। क्या ये आपको पता है? इसके लिए प्राइवेट पार्टीज़ को 30,000 करोड़ का निवेश करना होगा। पहली बार रेलवे में यात्री ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट पार्टी को आमंत्रित किया गया है। रेलवे के मुताबिक इसका मकसद भारतीय रेल में नई तकनीक का विकास करना है ताकि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा रेलवे का ये भी दावा है कि इससे नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। और फिर आखिरी टॉपिक, रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क। यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए ट्रेन के किराए के हिस्से के रूप में भारतीय रेलवे द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क लगाया जाएगा। उपयोगकर्ता शुल्क उन रेलवे स्टेशनों के लिए होगा जो या तो पुनर्विकास किए गए हैं या उच्च स्तर पर हैं, मतलब जो पहले से ही विकसित हैं, तो भी उनके ऊपर ये शुल्क लगाया जाएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान, मन और बहुत ही मेहनत से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।